हेलो स्टूडेंट, आज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के द्वारा आयोजित होने वाली माध्यमिक परीक्षा 2026 के अंतर्गत कक्षा 10वीं की गणित विषय की बोर्ड परीक्षा में आने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से संबंधित अभ्यास सीरीज का डे 6 का यह वीडियो रहेगा, जिसमें हम अध्याय 6 त्रिभुज पर आधारित इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं। यह अध्याय कुल 4 अंकों का है और इसमें से बोर्ड परीक्षा में 3 प्रश्न आएंगे। एक प्रश्न होगा वस्तुनिष्ठ प्रकार का, और एक प्रश्न होगा रिक्त स्थान का, और एक प्रश्न होगा लघु उत्तरात्मक प्रकार का। 1 अंक का होता है वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न, एक रिक्त स्थान वाला प्रश्न है वो भी 1 अंक का है, जबकि लघु उत्तरात्मक प्रकार का प्रश्न 2 अंकों का होता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मेरे द्वारा बोर्ड परीक्षा में आपकी कंप्लीट तैयारी करवाने के लिए कक्षा 10वीं के गणित विषय से संबंधित लगातार टेस्ट सीरीज से संबंधित वीडियो, अभ्यास से संबंधित वीडियो डाले जा रहे हैं। तो आप सभी वीडियो एक बार अच्छे से देख लेवें और इन प्रश्नों का अभ्यास कर लेवें, क्योंकि बोर्ड के द्वारा जो ब्लू प्रिंट जारी किया गया है उसको मैंने खास तौर पे ध्यान रखा है। बोर्ड द्वारा जो ब्लू प्रिंट होता है वो ब्लू प्रिंट ही बोर्ड के पेपर का आधार होता है। बोर्ड के पेपर में ब्लू प्रिंट से बाहर प्रश्न आने की संभावना बहुत ही कम है, बिल्कुल भी नहीं है। तो ब्लू प्रिंट के आधार पे मैंने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छांटे हैं आपके लिए अभ्यास के लिए, तो उन प्रश्नों का अभ्यास कीजिएगा। बाकी के अध्यायों के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लीजिएगा, और चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए स्टार्ट कर लेते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम पहले प्रकार के प्रश्न देखेंगे, वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न, जो कि 1 अंक का एक प्रश्न परीक्षा में आएगा। तो देख लेते हैं इसका प्रश्न। क्रमांक पहला है, निम्न में से समरूप आकृति का उदाहरण है। समरूप आकृति बतानी है। 4 विकल्प हैं, सभी वर्ग, सभी वृत्त, सभी समबाहु त्रिभुज या उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी। ये तीनों ही आकृतियां क्या है? समरूप आकृतियां हैं। जितने भी वर्ग हैं, जितने भी वृत्त हैं, जितने भी समबाहु त्रिभुज हैं, इनका सभी का रूप एक जैसा होता है, दिखने में एक जैसे लगते हैं, इसलिए इन आकृतियों को समरूप आकृतियां कहते हैं अपनी अपनी कैटेगरी में। ठीक है, तो इसका द ऑप्शन राइट हो गया। इसके बाद अगला प्रश्न है दूसरा, दो समरूप आकृतियों के लिए सत्य है। कौन सा कथन है इनमें से सत्य है? देखो, पहला कथन है सभी संगत कोण बराबर होते हैं। बिल्कुल सही बात है, समरूप आकृतियों के संगत कोण बराबर होते हैं। दूसरा है सभी संगत भुजाएं समानुपाती होती है। ये भी बिल्कुल सही कथन है। समरूपता की परिभाषा ही यही है कि ऐसी आकृतियां जिनके संगत कोण बराबर हो और संगत भुजाएं समानुपाती हो, वो समरूप आकृतियां कहलाती है। और तीसरी इसमें कथन है स ऑप्शन, सभी संगत भुजाएं बराबर होती है। ये गलत है बच्चों। सभी संगत भुजाएं बराबर होना आवश्यक नहीं है, सभी संगत भुजाएं समानुपाती होना आवश्यक है। ठीक है, तो ये दो कथन हमारे सही है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन द है व ब दोनों। इस पे अपने को टिक करना है। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, तीसरा प्रश्न, जिसमें दिया हुआ है त्रिभुज एबीसी में डी और ई ए बी और एसी पर स्थित बिंदु है और डी ई समांतर बीसी है। डी ई और बीसी एक दूसरे के समांतर है और डी बिंदु ए बी पर है और ई बिंदु ए सी पर है। ये डायग्राम में लिखा हुआ है। इसके अलावा हमें यहाँ पर यह भी दिया हुआ है कि यदि डी ई बराबर 6 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 8 सेंटीमीटर है। डी ई 6 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 8 सेंटीमीटर, ए डी बराबर 3 सेंटीमीटर, तो बी डी का मान बताना है। ये बी डी बताना है। तो बच्चों अपने इस सवाल को कैसे करेंगे? 4 ऑप्शन यहाँ दिए हुए हैं, 1 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर। तो इसको करने का तरीका क्या रहेगा? आपको समरूपता के बारे में पता ही है। समरूप आकृतियों की संगत भुजाएं समानुपाती होती है। तो संगत भुजाएं, जब ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर है, ये भुजा इसके संगत होगी, ये वाली जो भुजा है इस बड़ी वाली भुजा के संगत होगी, ये वाली भुजा इस बड़ी वाली भुजा के संगत होगी। तो हम BD को ज्ञात करने की बजाय हम पहले AB ज्ञात करेंगे। AB जब ज्ञात हो जाएगा तो हमें उसमें से 3 कम कर देना है, तो BD का मान अपने आप ही आ जाएगा। तो देखो बच्चों, हम लिखेंगे AD बटा, क्या लिखेंगे समरूप होने के कारण, AD बटा AB। ये छोटे वाला त्रिभुज तो बन रहा है ADE और बड़ा त्रिभुज है ABC। दोनों त्रिभुज समरूप है, इसलिए हम AD के बटा में AB लिखेंगे, AD बटा AB। और बराबर में क्या लिखेंगे? जो भुजा हमें दे रखी है डी ई बटा बी सी, डी ई बटा बी सी, दोनों को हम देख लेंगे। बाकी इसको भी हम लिख सकते हैं ए ई के बटा में ए सी, लेकिन इसकी आवश्यकता नहीं है
क्यों आवश्यकता नहीं है? क्योंकि इसके कोई भी मान हमें पता नहीं है, ज्ञात भी नहीं करने हैं। AD का मान हमें 3 दिया हुआ है, AB का मान हमें नहीं दिया हुआ। कोई बात नहीं है, बाद में इसका मान निकल जाएगा। DE का मान 6 सेंटीमीटर है, 6 लिख दो, और BC का मान 8 है। तिरछा गुणा करेंगे तो AB का गुणा 6 से होगा 6AB, और बराबर में 3 का गुणा 8 से होगा 24। तो AB का मान आ जाएगा AB बराबर 24/6। 24/6 यानी AB का मान आ गया 4 सेंटीमीटर। AB बराबर 4 सेंटीमीटर। यहाँ से लेकर यहाँ तक की भुजा 4 सेंटीमीटर है। उसमें से AD का मान 3 सेंटीमीटर है, तो BD कितना बच जाएगा? 1 सेंटीमीटर बच जाएगा। इसलिए इन 4 ऑप्शन में से ये वाला ऑप्शन सही होगा। मुझे आशा है आपको ये सवाल भी समझ में आया है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला सवाल है सवाल नंबर 4। निम्न में से त्रिभुजों की समरूपता से संबंधित कसौटी या नियम नहीं है। इनमें से कौन सी समरूपता का कसौटी या नियम नहीं है? कोण 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 समरूपता, ये समरूपता की कसौटी है। भुजा 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 समरूपता, ये भी कसौटी है। भुजा कोण कोण समरूपता, ये नहीं है बच्चों। और भुजा कोण भुजा, ये भी समरूपता की कसौटी है। तो ये वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ये समरूपता के अंतर्गत हम इसको नहीं पढ़ते होते। फिर है नेक्स्ट इसके बाद 5वां सवाल, जिसमें पूछा गया है त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR। ABC और PQR दोनों त्रिभुज समरूप है कि संगत भुजाओं का अनुपात 3:5 है। इन दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात कितना है? 3:5। यदि AB का मान 9 सेमी हो तो PQ का मान बताना है। तो बच्चों देखो, AB ये वाली भुजा त्रिभुज की पहली भुजा, और इधर से भी पहली भुजा होगी PQ। तो अगर समरूप त्रिभुज होते हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो AB/PQ ये किसके बराबर होगा? संगत भुजाओं का जो अनुपात है 3/5, इसके बराबर होगा। 3/5 के बराबर होगा। 3/5। अब तिरछा गुणा करो। AB का मान हमें दिया हुआ है 9, पहले 9 लिख लेते हैं। PQ का मान हमने ज्ञात करना है, बराबर में 3/5। क्रॉस मल्टीप्लाई करके अपने इसको गुणा करेंगे तो 3PQ, PQ का गुणा 3 से और 9 का गुणा 5 से 45। तो PQ का मान आ जाएगा 45/3, अर्थात PQ का मान आ गया 15 सेंटीमीटर। PQ का मान 15 सेंटीमीटर आ गया, जो इन ऑप्शन में से तय ऑप्शन पे दिया हुआ है। आई होप सवाल समझ में आया है। अगला सवाल है सवाल नंबर 6। दी गई आकृति में DE समांतर BC है। DE और BC एक दूसरे के समांतर है। AB का मान 8 सेमी है। पूरी भुजा कितनी है? 8 सेमी। AD का मान 4 सेमी है। AE का मान 5 सेमी है। तो EC का मान बताओ। थोड़ी देर पहले हमने इस तरह का क्वेश्चन किया था। हमें ये भुजा और ये भुजा दे दी, ये भुजा दे दी, ये पूरी भुजा निकाल लेंगे, फिर उस पूरी भुजा में से EC ज्ञात कर लेंगे। अब इस क्वेश्चन में आप एक चीज़ देखो बच्चों, आप डायरेक्ट भी बता सकते हो इसका उत्तर। ये 4 है और ये भुजा 8 है, यानी 4 का दुगना हो रहा है। 4 का दुगना, ये इतनी भुजा 4 है, बड़ी वाली भुजा 8 है। 8 सेंटीमीटर AB का मान है। 4 का दुगना 8, तो इधर अगर ये 5 है तो ये 5 का दुगना होगी 10। पूरी भुजा कितनी आ जाएगी? 10 आ जाएगी। AC का मान 10। अगर AC 10 है तो ये 5 और ये नीचे वाली भुजा भी 5। EC का मान कितना आएगा? 5 आएगा। तो इस तरह से हम डायरेक्ट भी आंसर निकाल सकते हैं। अगर डायरेक्ट नहीं निकालना है, करके देखना है सवाल, तो फिर हम समरूपता इसमें अप्लाई करेंगे। तो हम लिखेंगे AD बटा, हम इसमें चेक करते हैं समरूप है तो AD के बटा में AB, AD बटा AB किसके बराबर होगा? AE बटा EC, दोनों आपस में बराबर। AD का मान 4 बटा में 8, AE का मान 5 बटा में EC। गुणा करेंगे 4 का गुणा EC के साथ, 4 EC, और 8 गुणा 5 के साथ 40। तो EC बराबर आ जाएगा 40/4। EC बराबर आ गई 10 सेंटीमीटर। EC की बजाय यहाँ पर AC लिखना था। बाय मिस्टेक अपने AE के बटा में AC आना था। तो ये AC का मान आ गया 10। AC का मान अगर 10 है तो EC का मान कितना होगा? 10 में से ये पूरी 10 में से 5 कम कर देंगे, बराबर 5 सेंटीमीटर। ये 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। ऑप्शन
ब राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 7वां। पूछा गया है 6 मीटर लंबाई वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है। ठीक उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है। मीनार की ऊंचाई होगी। मीनार की ऊंचाई पूछी है, तो इसको अपने एक डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। देखो बच्चों, मैंने एक डायग्राम बनाया है ये यहाँ पर। इस डायग्राम में आप पहली वाली जो कथन लिखी हुई है उसको अप्लाई करोगे। क्या लिखा हुआ है? 6 मीटर लंबाई वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है। ये भुजा 6 है और इसकी भूमि पर छाया की लंबाई कितनी है? ये वाली 4 मीटर है। ठीक है, ये दोनों चीजें अपने इस क्वेश्चन में अपने अप्लाई कर। अब ठीक उसी समय एक डायग्राम और बना लो, जो कि उसी समय की बात हो रही है। उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 है। छाया की लंबाई दे दी 28, ये वाली 28 है। ये कितनी है? 28 मीटर है। ओके, हमें ऊंचाई बतानी है, तो ऊंचाई को आप x मान लो। अब एक समय पर अगर हम बात करें, कोई एक समय की बात हो रही है, उस समय सूर्य का जो उन्नयन कोण होता है या उनताश कोण होता है वो बराबर होता है। अगर यहाँ पर कोण थीटा है तो यहाँ पर भी कोण थीटा होगा एक ही समय पर। और छाया की लंबाई है तो ये यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनेगा। ये 90 डिग्री का कोण है, ये तो फिक्स हो गया। और अगर ये 90 डिग्री का है तो ये कोई एक ऐसा न्यून कोण होगा 30 डिग्री, 40 डिग्री, 45 डिग्री। 90 डिग्री से कोई छोटा कोण होगा जो कि सेम होगा दोनों। जब दोनों सेम हो गए तो तीसरा कोण अपने आप ही सेम हो जाएगा। तो इसका मतलब आप इसमें कोण 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 समरूपता देख रहे हो, तो समरूपता की परिभाषा से भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। तो ए बी के बटा में हम लिख देंगे x, भुजाओं का अनुपात बराबर है। तो इसके यानी ए बी के यानी 6 के बटा में, 6 के बटा में लिख देंगे x, और इधर इस 4 के बटा में लिख देंगे छाया 28। ठीक है, ये ऊंचाई थी 6, इसकी ऊंचाई को x मान लिया। इसकी छाया 4 है, 4 के बटा में इसकी छाया 28 है। तिरछा गुणा करेंगे इन दोनों का तो 4x, और इधर होगा 6 गुणा 28। गुणा मत कीजिए, डायरेक्ट आंसर निकालना है आपको, तो गुणा करके कैलकुलेशन ज़्यादा टफ मत करो। 4 का भाग दे दो, 4 के पाड़े से ही 28 कट जाएगा 7 पे। x बराबर आ जाएगा 6 गुणा 7। x का मान आ गया 6 सते 42 मीटर। 42 मीटर इसका राइट आंसर होगा। इन ऑप्शन में से द ऑप्शन राइट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसके बाद 8वां प्रश्न। दी गई आकृति में यदि पी क्यू समांतर बी सी है, यदि ए पी का मान 5 सेमी है, पी बी का मान 2.5 सेमी है और ए क्यू का मान 4 सेमी है, तो ए सी का मान बताना है। ए सी का मान हमने बताना है। तो अब आप देखो बच्चों, ये वाली जो भुजा है ए पी, इसके बटा में आप कौन सी भुजा लिखोगे? पूरी भुजा ए बी। ए पी बटा ए बी बराबर लिखोगे ए क्यू के बटा में ए सी। समरूपता से ये चीजें होएगी। ठीक है, अब भुजाओं का अनुपात समानुपाती है, तो ए पी के बटा में हमने लिखा है ए बी। ए पी का मान है 5, और 5 के बटा में ए बी का मान, ये 5 और ये 2.5 मिलकर हो गए 7.5, बराबर में ए क्यू का मान है 4, और बटा में ए सी का मान हमें नहीं दिया हुआ। ए सी का मान ए सी ही लिख देते हैं। इन दोनों का गुणा करेंगे तो 5 का गुणा ए सी से 5 ए सी, और 7.5 का 4 से गुणा करेंगे तो आएगा 30। तो ए सी की वैल्यू आ जाएगी 30/5। ए सी का मान आ जाएगा, 30 में 5 का भाग दिया 6 सेमी। ए सी का मान 6 सेमी आ गया। इन चार ऑप्शन में से ये वाला ऑप्शन सही हो गया। इसी सवाल में अगर वो पूछ लेता कि क्यू सी का मान कितना होगा, क्यू सी का मान, इसका मान, तो हम क्या करते फिर? ए सी आपने निकाला, उसमें 6 उत्तर आया, 6 को घटाओ, 6 में से घटा देंगे ये वाली ए क्यू 4, तो बच जाएगा 2। ठीक है, इस तरह से आप उसका उत्तर भी निकाल सकते थे। आगे बढ़ते हैं इसके बाद अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 9वां। दी गई आकृति में यदि डी ई समांतर बी सी दिया है, डी ई समांतर है बी सी, ए बी का मान क्या होगा? ए बी का पूरी भुजा का मान बताना है।
तो ए बी का मान तब निकलेगा जब हम एक्स का मान निकाल लेंगे। और एक्स का मान निकालने के लिए अब हम इसमें देखेंगे कि हमारे पास कैसे कैसे ये भुजाएं हैं। जब ये दोनों भुजाएं समांतर है तो इसका मतलब ए डी बटा डी बी और ए ई बटा ई सी बराबर होगा। ये समरूपता का एक अलग सा नियम है कि ए डी के बटा में डी बी और ए ई के बटा में ई सी बराबर होता है। समान मतलब भुजाओं का ये जो डी भुजा है ये ए बी भुजा को दो बराबर भागों में बांट देगी और ए सी भुजा को भी दो बराबर भागों में यानी समान अनुपात में बांट देगी अगर डी ई और बी सी समांतर हो जाए तो। टेल्स पर में आपने पढ़ी है तो आपको इसके बारे में नॉलेज होगी। तो हम क्या करेंगे, ए डी के बटा में इसमें लिखेंगे ए डी के बटा में डी बी बराबर ए ई के बटा में ई सी लिखकर अब हम इसे सॉल्व करेंगे। ए डी यानी यहाँ पर मान ए डी का है x प्लस 4 और बटा में डी बी का मान है x प्लस 2। दूसरी तरफ ये वाला ए ई का मान है x और बटा में x माइनस 1। तिरछा गुणा करेंगे इन दोनों का और इन दोनों का, तो इन दोनों का गुणा करेंगे x इंटू एक्स प्लस 2 बराबर इधर आएगा x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 1। अब सोल्व कर लो, x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x बराबर इधर x का अंदर गुणा करेंगे, पहले x का गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का गुणा कंप्लीट हो गया, फिर 4 का गुणा करेंगे तो प्लस के 4x और माइनस के 4। एक्स स्क्वायर इधर एक्स स्क्वायर दोनों तरफ हैं, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए। एक तरफ इधर था एक इधर था तो दोनों कट गए। यहाँ पर है हमारे पास 2x, ये माइनस का 1x और प्लस के 4x, तो प्लस के 3x रहेंगे, बराबर के इस तरफ आएंगे तो माइनस के 3x हो जाएंगे और बराबर माइनस के 4। 2x में से 3x माइनस करेंगे, माइनस का x बराबर माइनस 4 यानी x बराबर आ जाएगा 4। x की वैल्यू क्या आई, 4 आई। अब हमें ए बी का मान निकालना है। ए बी का मान ये पूरी भुजा है x प्लस 4 प्लस x प्लस 2, तो 2x प्लस 6 हो गया। अब इसमें मान रख दो, 2x का मान 4 प्लस में 6, 2 चौके 8, 8 और 6 14, 14 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर होगा। और आप विकल्प देखोगे तो विकल्प में आपको ब विकल्प दिख जाएगा जहाँ 14 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, तो ए बी का मान 14 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला सवाल है सवाल नंबर 10वां। दी गई आकृति में त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज पी क्यू आर समरूप त्रिभुज हैं, कोण सी का मान कितना होगा बताना है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, पढ़ लीजिए। अब देखो इन दोनों आकृतियों में नाम ध्यान रखना है त्रिभुज का ए बी सी और इधर है पी क्यू आर, यानी ये जो ए है वो पी के बराबर होगा कोण, बी कोण क्यू के बराबर होगा और सी कोण आर के बराबर होगा। नाम से आपको ध्यान रखनी है, ये बात नाम से पता लग जाता है। तो अब डायग्राम को अगर आप कंप्लीट करना चाहोगे तो आपको सारा ये वाला कोण पता चल जाएगा। देखो कोण ए कितना है 70, इसके पी कोण का मान भी कितना होगा 70 होगा, ये कितना हो जाएगा 70 डिग्री हो जाएगा। अब ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा क्योंकि बी कोण किसके बराबर होगा क्यू के। अगर यहाँ 65 है तो यहाँ पर भी कितना होगा 65 होगा। अब बचा हुआ कोण सी है, ये कोण इस कोण के बराबर होगा। ना तो हमें ये कोण पता है ना ये पता है, परंतु हम ज्ञात कर सकते हैं कैसे, इन दोनों कोणों का योग करो 70 प्लस 65, 70 डिग्री प्लस 65 डिग्री 135 डिग्री होते हैं। 135 डिग्री दो कोणों का योग है, इसको 180 में से माइनस कर दो, तीसरा कोण पता चल जाएगा। 180 माइनस 135 तो ये आ जाएगा 45 डिग्री। तो तीसरे कोण की वैल्यू कितनी आई यहाँ पर 45 डिग्री। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ब 45 डिग्री। आशा है आपको ये सवाल समझ में आया होगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग इसमें अपने लगा के फिर इसका आंसर निकाला है। तो ये क्वेश्चन थे एक एक नंबर वाले अति लघुतरात्मक बहुविकल्पिक यानी वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न। अब दूसरे टाइप के प्रश्न हैं रिक्त स्थान वाले प्रश्न, जो कि एक एक अंक के होते हैं, रिक्त स्थान वाले फिलअप वाले क्वेश्चन। इसमें पहला प्रश्न है सभी वृत्त डेश होते हैं। सभी वृत्त क्या होते हैं बच्चों, सभी वृत्त क्या होते हैं समरूप होते हैं। सभी वृत्त समरूप होते हैं, सभी वृत्त समरूप होते हैं। नेक्स्ट इसका सेकंड क्वेश्चन है सभी डेश त्रिभुज समरूप होते हैं। ऐसे कौन से त्रिभुज हैं जो समरूप होते हैं, तो इसका उत्तर आएगा सभी समबाहु त्रिभुज। जितने भी समबाहु त्रिभुज हैं वो समरूप होते हैं।
ठीक है, जिस समबाहु त्रिभुज इसकी तीनों भुजाएं समान होती है। तो ये दूसरा क्वेश्चन था। अब तीसरा क्वेश्चन है, समान भुजाओं वाले दो बहुभुज जिनके संगत कोण डैश हो तथा संगत भुजाएं डैश हो तो बहुभुज समरूप होते हैं। संगत कोण तो क्या होते हैं? बराबर होते हैं। संगत कोण बराबर हो तथा संगत भुजाएं समानुपाती हो। संगत कोण बराबर, संगत भुजाएं समानुपाती। तो त्रिभुज यानी कि बहुभुज जो होंगे वो क्या हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे। चौथा इसमें है प्रश्न, यदि दो त्रिभुज सर्वांगसम है तो वे डैश भी होते हैं। तो सर्वांगसम जो त्रिभुज है तो वो समरूप भी होंगे। समरूप त्रिभुज सर्वांगसम होना आवश्यक नहीं है, परंतु अगर सर्वांगसम त्रिभुज है तो वो समरूप तो होते ही हैं। उनकी संगत भुजाओं का अनुपात 1 हो जाता है। ठीक है, क्योंकि भुजाएं बराबर होती है इसलिए। इसके बाद अगला सवाल है सवाल नंबर 5वां, जिसमें दिया हुआ है, किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के समान अनुपात में भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करने वाली रेखा त्रिभुज की तीसरी भुजा के डैश होती है। तो इस कथन से आपको पता लग गया होगा, ये एक थ्योरम है, प्रमेय है कि किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करने वाली रेखा त्रिभुज की तीसरी भुजा के समांतर होती है। त्रिभुज की तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो इसका उत्तर आ जाएगा समांतर। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद अगले तीसरे प्रकार के प्रश्न देख लेते हैं, जिसमें हमें प्रश्नों का प्रकार दिया हुआ है लघु त्रात्मक प्रकार के प्रश्न, जो कि प्रत्येक प्रश्न एक एक अंक का है। तो इसका पहला प्रश्न देखते हैं बच्चों। पहला 2 नंबर का प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर व अन्य दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करते हुए खींची गई रेखा दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। बहुत अच्छा प्रश्न है, और ये एक थ्योरम है जिसे हम आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय या फिर बीपीटी थ्योरम भी कहते हैं। तो उसका ये रूप है, एक सिद्ध कीजिए कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दोनों भुजाओं को प्रतिच्छेद करते हुए खींची गई रेखा दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। इसको सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने के लिए आपको कैसे करना होगा सवाल, सबसे पहले मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ। सबसे पहले आप इसका फर्स्ट पॉइंट लिखोगे, दिया गया है। इसमें क्या लिखोगे? दिया गया है। अब दिया गया है तो पहले हमें एक डायग्राम बनाना पड़ेगा, फिर लिखना पड़ेगा। ये देखो, जैसा प्रश्न में लिखा हुआ है वैसे मैं एक डायग्राम बनाता हूँ। यहाँ पर हमारे पास एक ये डायग्राम है, और इस डायग्राम के ऊपर हम ये थ्योरम अप्लाई करेंगे। सबसे पहले जो हमें वैल्यू इसमें दे रखा है वो हम इसमें ले लेते हैं, और फिर आगे सवाल को कंटिन्यू करेंगे। देखो, हमें ये दिया हुआ है कि ये एक त्रिभुज है, और इस त्रिभुज की एक भुजा के समांतर हम इस वाली भुजा को मान लेते हैं। पहले त्रिभुज का नाम लिख लेते हैं। इस त्रिभुज का नाम है ABC। त्रिभुज क्या है? ABC। और इस त्रिभुज की एक भुजा मान लेते हैं BC के समांतर एक लाइन खींचते हैं हम। ये वाली लाइन BC के समांतर खींची हमने। ठीक है, इसने क्या किया? BC ने क्या किया? इस BC के समांतर खींची गई इस रेखा के द्वारा AB और AC भुजाएं कट गई दो बिंदुओं पर, और इन दोनों बिंदुओं के नाम हम लिख देते हैं। यहाँ पर बिंदु है D, और यहाँ पर है बिंदु E। ये है, यानी ये DE रेखा हो गई। दोनों भुजाओं को प्रतिच्छेद करती हुई रेखा दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। समान अनुपात में विभाजित करती है। तो ये हमने प्रूव करना है। तो हमें जो दिया हुआ है वो चीज़ हम यहाँ से नोट करते हैं। क्या लिखेंगे? त्रिभुज ABC की भुजा BC के समांतर एक रेखा खींची गई है जो भुजाओं AB व AC को क्रमशः कौन से पॉइंटों पे काट रही है? D व E पॉइंट पर प्रतिच्छेद करती है। ये हमें दिया गया है। देखो, प्रश्न के हिसाब से ही हमने नोट करा है। लिखना जरूरी है, ये पॉइंट बना बना के सवाल कंप्लीट होगा।
पहला पॉइंट तो ये हो गया। अब दूसरा पॉइंट इसमें क्या होगा, सिद्ध करने वाला पॉइंट होगा। दूसरा पॉइंट सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? जैसे ये पॉइंट था हमारा दिया गया है, अब सिद्ध करने वाला पॉइंट क्या है कि सिद्ध कीजिए कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर व अन्य दोनों भुजाओं को प्रतिच्छेद करती हुई खींची गई रेखा दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। इस भुजा और इस भुजा को एक जैसे अनुपात में विभाजित कर रही है, यानी AD बटा DB, AD बटा DB बराबर किसके है, AE बटा EC, AE बटा EC, ये दोनों आपस में बराबर है। ये हमने सिद्ध करना है। इसमें अब सिद्ध करने के लिए हमने ना कुछ रचना का पार्ट इसमें अप्लाई करना है, रचना भी करनी है। रचना क्या करनी है, रचना इसमें देखो क्या होगी। रचना वाला पॉइंट हम क्या करेंगे, हम इसमें एक अपनी तरफ से रेखा खींचेंगे, कौन सी, लंब डालेंगे बिंदु डी से, बिंदु डी से एक लंब डालेंगे। कौन सी भुजा पे, AE भुजा या AC भुजा पे एक लंब डालेंगे जिसका नाम होगा, डी से लंब डाला है तो डी, इसका नाम दे देते हैं DM, DM। और एक लंब डालेंगे हम इधर से, इधर से एक लंब डालेंगे AD भुजा पर, इसका नाम होगा EN। ओके, एक कार्य तो हमने ये करना है। और दूसरा इसमें एक वर्क और अपने को करना है, हमने इस डी बिंदु को मैच कर देना है, डी बिंदु को E से। अभी समझते जाना, फिर आगे ये सवाल आपको अच्छे से समझ में आएगा। जो जो चीज़ें इसमें करनी है वो देख लो। क्या करा है हमने, बिंदु डी से तो लंब डाल दिया AC पर, E से लंब डाल दिया AB पर, और B को E से मिला दिया, C को D से मिला दिया। ओके, ये सारी बातें अब यहाँ नोट कर दो। यहाँ पर हम रचना वाले पॉइंट में लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे बिंदु D से, बिंदु D से AC पर लंब DM व बिंदु E से AB पर लंब, AB पर लंब EN खींचा। एक तो ये बात आपको नोट करनी है, हमने D से लंब डाला DM और E से लंब डाला EN। ओके, इसके अलावा हमने लिखना है बिंदु B को E से व बिंदु C को D से मिलाया। ये मिलाने का रीज़न क्या है अभी आपको मैं बता देता हूँ। ये मिला दिया हमने, ठीक है। इसको मिलाने का कारण ये है, देखो ये लंब डालने का कारण तो ये है कि हम इसमें त्रिभुजों के क्षेत्रफल वाला उपयोग करेंगे। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, और ऊंचाई किससे पता चलता है, लंब से। लंब होगा तो ही ऊंचाई हम बता पाएंगे, तो इसलिए मैंने ये 2 लंब डाल दिए। अब हम इसमें आगे बढ़ेंगे। इस डायग्राम को मैं अगले पेज पे ले चलता हूँ ताकि आपको डायग्राम से जो सारी चीज़ें समझने वाली है वो समझ में आए। तो इसको अगले पेज पे चलेंगे, और अगले पेज पे हम इसका ये 3 पॉइंट कंप्लीट होने के बाद में चौथा पॉइंट करेंगे उपपत्ति वाला। उपपत्ति में ही सारा क्वेश्चन छिपा हुआ है कि इसको हल कैसे करना है। तो इसका चौथा पॉइंट है उपपत्ति। उपपत्ति में हम लिखेंगे, वो डायग्राम नोट कर देते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो डायग्राम है, ये वाला डायग्राम। अब देखो बच्चों, हम देखते हैं इस डायग्राम के अंदर हमें कुछ इसमें चीज़ें मिलेगी। हमारे पास कौन से हमने त्रिभुजों को लेना है। देखो बच्चों, सबसे पहले आप ऊपर वाले पार्ट पे आ जाओ, इस वाले पार्ट में। इस वाले पार्ट में 2 त्रिभुज हमने देखने हैं। त्रिभुज ADE, ये बड़ा त्रिभुज ही है, ठीक है। इसको 2 तरह से हम निकाल सकते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई होती है। त्रिभुज ADE में हम एक बार ऊंचाई तो ये DM लेंगे और दूसरी बार EN लेंगे, दोनों को अलग अलग लेकर फिर इस सवाल को आगे कंप्लीट करेंगे।
अब देखिए बच्चों, यहाँ पर हम एक इस डायग्राम को अगर देखें तो यहाँ जो त्रिभुज बन रहा है इसका क्षेत्रफल हम दो तरह से निकाल सकते हैं। एक बार हम आधार मान लेंगे AD को। आधार अगर AD है तो उसकी ऊंचाई होगी EN, और अगर आधार AE है तो ऊंचाई होगी DM। तो आधार गुणा ऊंचाई वाला फार्मूला दो बार लगाएंगे। तो पहले हम यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बराबर आएगा 1/2 गुणा आधार AD गुणा ऊंचाई EN। इसको मान लो समीकरण 1। और अब दूसरा, इसी डायग्राम को आप ध्यान से देखो। अगर आधार हमारा AE है तो उसके ऊपर लंब कौन सा है? DM है। तो पुनः लिखेंगे, पुनः त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार, इस बार हमने AE लिया है, AE, तो गुणा में उसका लंब होगा DM। समीकरण नंबर 2। ठीक है। अब ये दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे क्योंकि ये त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल है, ये भी त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल है। तो दोनों समीकरणों का यूज करके हम लिखेंगे दोनों को बराबर। समीकरण 1 व 2 से ये वाली वैल्यू इस वैल्यू के बराबर होगी, तो यहाँ लिख देंगे 1/2 गुणा AD गुणा EN बराबर होगा 1/2 गुणा AE गुणा DM। यहाँ से 1/2 और 1/2 कैंसल। इसके बाद AD, जो कि AD और EN में से लंब कौन सा है? EN लंब है, तो लंब हम इस तरफ रखेंगे। लंब यहाँ लिख देते हैं EN, और EN के बटा में ये DM भी लंब है, EN बटा DM बराबर आ जाएगा, EN बटा DM बराबर आ जाएगा AE बटा AD। समीकरण नंबर 3। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा आपको। दोबारा समझिए इसे, हमने क्या किया, दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल निकाले। दोनों त्रिभुज एक ही त्रिभुज है, त्रिभुज ADE, त्रिभुज ADE, लेकिन दो तरह से हमने निकाले हैं और दोनों बराबर होंगे, इसलिए हमने दोनों को बराबर किया। 1/2 से 1/2 कट गया। अब यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि हमने क्या करना है, जो हमने लंब डाले थे ना उनको एक तरफ रखना है। जैसे EN एक लंब था और DM भी एक लंब है, तो EN और DM एक तरफ आएंगे, तो EN के बटा में DM आ जाएगा, बाकी का मान दूसरी तरफ जाएगा। ओके, ये समीकरण नंबर 3 बना दी। अब हम आ जाते हैं इस आकृति में, जो नीचे की तरफ हमारे पास जो दो त्रिभुज बनेंगे उनको लेने हैं हमने। अब क्या लिखेंगे? त्रिभुज, त्रिभुज इसका नाम होगा BDE। त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल, त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर 1/2। अब इसका आधार BDE में आधार होगा BD और इसका लंब होगा EN। समझ में आई बात? ये BD है आधार, और आधार का इसका लंब, इसमें लंब यहाँ से शीर्ष बिंदु से डाला, यहाँ पे आके मिला ये बढ़ी हुई भुजा पर। BD को हम आगे बढ़ा रहे हैं जैसे, तो AD भुजा पे मिला है, तो हम इसको लंब मानेंगे। आधार तो हो गया BD और लंब हो गया EN। ठीक है, ये समीकरण नंबर आप मान लो समीकरण नंबर 4। ठीक है, फिर इसके बाद हम इस साइड पे हम ले लेंगे दूसरा त्रिभुज CDE। त्रिभुज CDE, त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल बराबर 1/2। इसका आधार कौन सा होगा? ये वाला CE या EC, और इसका लंब कौन सा होगा? DM। DM इसका लंब होगा। समीकरण नंबर 5। दोनों समीकरणें समझ में आ गई? क्या किया हमने? दोनों त्रिभुज BDE और त्रिभुज CDE के क्षेत्रफल निकाल लिए, और क्षेत्रफल निकालने के लिए हमने लंब का ध्यान रखा है। लंब कौन से यूज हुए हैं वो आपको
पता लग गया होगा। अब इसके बाद आगे क्या करना है, इसके बाद हमने एक प्रमेय पढ़नी है। वो प्रमेय हमारी पिछले क्लास में थी कि अगर दो भुजाएं समांतर है तो ये त्रिभुज जो है, दो समांतर भुजाओं के मध्य एक ही आधार पर बने दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है। ये दोनों समांतर भुजाएं हैं और इनके मध्य आधार DE पर दो त्रिभुज बने हुए हैं, BDE और CDE, दोनों का क्षेत्रफल बराबर होगा। तो हम यहाँ पर वो प्रमेय नोट करेंगे और फिर आगे चलेंगे। यहाँ लिखेंगे, हम जानते हैं कि एक ही आधार, और आधार हम कौन सा ले रहे हैं, आधार DE, वह दो समांतर भुजाओं के नाम भी लिख दो, DE समांतर BC के मध्य बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है। इसलिए क्या होगा, त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर होगा त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल। दोनों आपस में क्या हुए, बराबर हो गए। अब इनके वैल्यू रख दो। इसका वैल्यू तो है 1/2 गुणा BD गुणा EN, और इसका है 1/2 गुणा EC गुणा DM। ठीक है, यहां तक तो हुआ, समझ में आया आपके। 1/2 से 1/2 कट जाएगा। अब ये DM इधर आएगा EN के बटा में, और ये जो BD है ये EC के बटा में चला जाएगा। मैं इसको यहीं लिख देता हूं, यहाँ EN के बटा में क्या आ जाएगा, EN के बटा में आ जाएगा DM, और बराबर में EC के बटा में BD, समीकरण नंबर 6। ओके, इसको थोड़ा आप दोबारा समझिए कि मैंने दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल निकाले, फिर हमने ये प्रॉपर्टी लिख दी, प्रॉपर्टी लिखने के बाद एरिया बराबर कर दिया, बराबर करने के बाद जैसा हमने यहाँ पर EN/DM किया था, बिल्कुल सेम वैसे ही EN/DM इधर भी निकाल लिया, एक तरफ लाकर मान, लंब एक तरफ रख दिए और बाकी के जो मान है वो दूसरी तरफ है। तो समीकरण 3 और समीकरण 6 के ये पहले पद बराबर हो गए। ये देखो, ये वाला पद और ये वाला पद बराबर है। अगर ये दोनों बराबर है, इसका मतलब ये दोनों आपस में बराबर होंगे। तो हम इसका उपयोग करेंगे, AE/AD बराबर होगा EC/BD। तो अगले पेज पे चलते हैं, लिखते हैं समीकरण 3 व 6 से। अगले पेज पे लिखेंगे समीकरण 3 व 6 से। समीकरण 3 व 6 से, समीकरण 3 में है AE/AD बराबर EC/BD। AE/AD बराबर EC/BD। दोबारा चेक कर लेते हैं, AE/AD EC/BD। AE/AD है और EC/BD। AE/AD, AD है, यहाँ पर A लगाना है, ठीक है। AE/AD। ओके, अब देखो बच्चों, हमने जो प्रूव करना था वो क्या करना था, प्रूव करना है हमने इस सवाल में AD/BD और AE/EC, ये प्रूव करना है। AD के बटा में BD होना चाहिए, AD के बटा में BD होना चाहिए, AD को उधर ले जाओ, AE के बटा में EC होना चाहिए, तो AC इधर आ जाएगा। तो अगला स्टेप जो होगा हमारा वो क्या होगा, AD इधर गया, EC इधर आया, ये बन गया AE/EC बराबर AD/BD, और यही हमने प्रूव करना था। तो ये इति सिद्धम हमारा सवाल यहाँ पर कंप्लीट हो गया। आशा है आपको ये सवाल कंप्लीटली समझ में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसका क्वेश्चन नंबर
सेकंड, दी गई आकृति में यदि पी क्यू समांतर आर एस है तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज पी ओ क्यू समरूप है त्रिभुज एस ओ आर। देखो आकृति दे रखी है, सवाल को सिद्ध करना है तो स्टेप बना के हल करेंगे। पहला स्टेप हमारा ये होगा कि दिया क्या गया है, दिया गया है, दिया गया है, तो यहाँ पर लिख देंगे आकृति में हमें केवल यही दिया हुआ है कि पी क्यू समांतर है आर एस, ये हमें दिया हुआ है। सेकंड स्टेप, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या प्रूव करना है हमने, त्रिभुज पी ओ क्यू, पी ओ क्यू ये वाला त्रिभुज समरूप है त्रिभुज एस ओ आर। और इसके बाद रचना इसमें है नहीं, इसका तीसरा पॉइंट होगा उपपत्ति का। अब हमें इसकी उपपत्ति में कौन कौन से पॉइंट लिखने हैं वो देखो, हमने इसकी उपपत्ति में नोट करना है। दोनों त्रिभुजों के नाम लिख दो, त्रिभुज पी ओ क्यू व त्रिभुज एस ओ आर में हमने तीन बातें इसमें देखनी है जो एक दूसरे के बराबर है। तो पहली हमने इसमें देखो, सबसे पहला हमने इसमें ये देखा कि ये कोण और ये कोण बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि ये दोनों कोण शीर्षाभिमुख कोण है, तो दोनों कोण बराबर हो गए। यहाँ लिख देंगे कोण पी ओ क्यू बराबर है कोण एस ओ आर, और ब्रैकेट में कारण इसका लिखोगे शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, इसलिए ये पहला पॉइंट हो गया हमारा, समीकरण नंबर 1 होगी। फिर उसके बाद अब ये दोनों रेखाएं अगर समांतर है तो समांतर रेखाओं के एकांतर कोण बराबर होते हैं। ये कोण जो है, ये वाला कोण, ये कोण किसके बराबर होगा, इस कोण के बराबर होगा, और ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा। ओके, तो हमने इसमें अब लिख देना है। पहला तो हमें पता लग गया, दूसरा इसमें इस कोण का नाम लिखेंगे कोण, इस कोण का नाम क्या होगा, ओ क्यू पी या पी क्यू ओ, कोण पी क्यू ओ किसके बराबर होगा, ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा, इसका नाम होगा एस आर ओ, एस आर ओ। कारण इसका है एकांतर कोण युग्म, एकांतर कोण युग्म, और एकांतर कोण बढ़ने का कारण यह है कि पी क्यू समांतर है आर एस, इसलिए ये दोनों कोण एकांतर कोण है। समीकरण नंबर हो गई सेकंड। फिर इसमें इस कोण को लिख दो, इस कोण का नाम होगा ओ पी क्यू, कोण ओ पी क्यू बराबर होगा कोण ओ एस आर, और ये भी सेम ही रीजन होगा, एकांतर कोण युग्म बराबर होते हैं, एकांतर कोण युग्म, और कारण ये है कि दोनों रेखाएं समांतर है इसलिए एकांतर कोण बने, तो ये तीनों हो गए। अब आप देखो बच्चों, अगर आप इसमें ये दोनों लिख देते तो भी आपका आंसर आ जाता, क्योंकि हम कोण 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 समरूपता लिखते हैं, उसकी बजाय अगर कोण कोण समरूपता की बात चल जाए ना तो भी वो सही होती है। दो कोण बराबर कर दो, तीसरे को बराबर करने की आवश्यकता नहीं है, तीसरा अपने आप ही बराबर हो जाता है। तो चाहते आप तो अगर दो से ही लिख सकते थे, कंप्लीट सवाल हो जाता, लेकिन अगर तीनों कर लिए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ लिखेंगे अतः कोण 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 समरूपता, कोण 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 समरूपता, कोण 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 समरूपता नियम से क्या हो जाएगा, त्रिभुज पी ओ क्यू सर्वांगसम है त्रिभुज एस ओ आर, और ये सवाल हमारा यहाँ पर सिद्ध हो जाता है। इतनी सिद्ध हम इसके लास्ट में लिख दीजिए। आई होप सवाल समझ में आया है, छोटा सा ही सवाल था, ज़्यादा बड़ा नहीं था। आप अगला सवाल देखो, इसका दी गई आकृति में पी एस बराबर है एस क्यू, पी एस बराबर है पी एस बटा एस क्यू बराबर है पी टी बटा टी आर, पी टी बटा टी आर, तथा कोण पी एस टी ये वाला कोण पी आर क्यू के बराबर है। ठीक है, ये दिया हुआ है। सिद्ध करना है कि त्रिभुज पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज है। बहुत ही अच्छा सवाल है, अक्सर इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते होते हैं। करने का तरीका थोड़ा सा अलग रहेगा। सबसे पहले आप फर्स्ट पॉइंट नोट करोगे, क्या दिया गया है, दिया गया
है। दिया क्या गया है, आकृति में पी एस बटा एस क्यू बराबर है पी टी बटा टी आर। ये दिया हुआ है समीकरण 1 मान लो इसे, तथा इसके अलावा हमें ये भी दिया हुआ है कोण पी एस टी बराबर कोण पी आर क्यू, समीकरण नंबर 2 मान लो। दोनों हमें दे रखे हैं तो सवाल से देख के हमने नोट करे। अब इसके बाद इसका सेकंड पॉइंट, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है। दिया गया है, नोट कर लिया, सिद्ध क्या करना है, त्रिभुज पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। ये हमने सिद्ध करना है, ठीक है, इसको हमने सिद्ध करना है। तो पहले आप इस क्वेश्चन को देखो, समद्विबाहु त्रिभुज हमने सिद्ध करना है किसको, पी क्यू आर को। तो इसको समद्विबाहु त्रिभुज सिद्ध करने के लिए हमें क्या चाहिए बच्चों, दो भुजाएं एक जैसी करनी है, एक बराबर करनी है। तो पहली बात, आप इस क्वेश्चन को करने के लिए भुजाओं को बराबर सिद्ध करने के लिए ना कोण बराबर सिद्ध करो। अगर ये कोण और ये कोण दोनों बराबर हो जाते हैं, ये कोण और ये कोण, तो बराबर भुजाओं के सामने वाले, जब बराबर कोणों के सामने वाली भुजाएं अपने आप ही बराबर हो जाती है। अगर ये कोण इस कोण के बराबर है तो क्यू कोण के सामने वाली भुजा पी आर और आर कोण के सामने वाली भुजा पी क्यू, दोनों बराबर हो जाएगी। और दोनों बराबर होते ही ये त्रिभुज कौन सा त्रिभुज बन जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज बन जाएगा। तो हम इसकी उपपत्ति करते हैं, थर्ड पॉइंट लेते हैं इसमें, उपपत्ति में हम दोनों त्रिभुज ले लेते हैं। पहले त्रिभुज पी एस टी छोटे वाला त्रिभुज व त्रिभुज पी क्यू आर में, इन दोनों त्रिभुजों के अंदर अपने बात करें तो हमें यह दिया हुआ है कि पी एस बटा एस क्यू बराबर है पी टी बटा टी आर। ये हमें दिया गया है, ये हमें दिया गया है। और अगर ऐसा आ जाए कि भुजाओं का अनुपात बराबर हो जाए, तो आपको पता है कि ये जो तीसरी भुजा है बीच में एस टी, ये इस क्यू आर के समांतर होगी। तो यहां से हम लिख देंगे कौन सा, एस टी समांतर क्यू आर, ठीक है। ये हमारे पास आ गया समीकरण नंबर 3। और अगर ऐसा होता है कि ये भुजा इसके समांतर हो गई, तो ये कोण और ये कोण बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे कोण पी एस टी बराबर होगा कोण पी क्यू आर, ठीक है। ये समीकरण नंबर 4। परंतु हमें ये पता है कि ये पी एस टी, ये भी पी एस टी है, दोनों एक जैसे हैं। ये कोण इसके बराबर है और यही कोण इसके बराबर है, तो ये दोनों कोण आपस में हो जाएंगे बराबर। तो समीकरण 2 और 4 का उपयोग कर लो यहाँ पे, समीकरण 2 व 4 से, समीकरण 2 व 4 से इसके अंदर अपने थोड़ा सा सुधार करते हैं। ये समीकरण इस तरह से ना लिख के अंकों में लिख देते हैं, क्योंकि इधर मैंने पॉइंट लिखे हैं साइडों में, तो समीकरण अपने ऐसे लिख देते हैं 1 2 3 4। तो समीकरण नंबर 2 व 4 से क्या आ जाएगा, ये पी एस टी इसके बराबर है, ये बराबर है, तो इसका मतलब पी क्यू आर बराबर हो जाएगा, क्या हो गया बराबर, कोण पी आर क्यू, ठीक है। पी क्यू आर ये वाला कोण, पी आर क्यू ये वाला कोण, दोनों कोण बराबर हो गए। और अगर दोनों कोण बराबर हो जाते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, संगत भुजाएं समान बराबर होएगी, पी सम्मुख भुजाएं बराबर होएगी। पी क्यू बराबर किसके होगा, पी आर, ठीक है। क्या लिख दो, बराबर कोणों के सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। ये हमने इसमें अप्लाई करा, तो इससे हमें ये पता लग गया कि त्रिभुज पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। और ये हमारा यहाँ पर सवाल हो गया सिद्ध, इति सिद्धम लास्ट में लिख दीजिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न,
5वां सवाल देखो चौथा सवाल देखिए बच्चों, इसमें 90 सेमी की लंबाई वाली एक लड़की बल्ब लगे खंभे के आधार से परे 1.2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है, जबकि बल्ब भूमि से 3.6 मीटर की ऊंचाई पर है। 4 सेकंड बाद उस लड़की की छाया की लंबाई ज्ञात कीजिए। 4 सेकंड के बाद लड़की की छाया की लंबाई कितनी रहेगी, ये हमने बताना है। तो इस सवाल का जो कॉन्सेप्ट है वो आप पहले समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर आप एक बात समझिए बच्चों, देखो ए बी एक लंबवत रेखा है और ई सी जो कि लड़की है और लड़की की ऊंचाई है वो भी एक लंबवत रेखा होगी। ये दोनों लंबवत रेखाएं हैं तो एक दूसरे के समांतर होगी और समांतर होने के कारण इनकी भुजाओं का जो अनुपात है वो बराबर होगा, यानी ये दोनों त्रिभुज बनेंगे, समरूप त्रिभुज हो जाएंगे। कौन कौन से त्रिभुज? ए बी डी और त्रिभुज ई सी डी। और अगर ये समरूप त्रिभुज है तो इनकी भुजाओं के जो अनुपात है वो भी बराबर होंगे। उसका उपयोग करते हुए हम ये सवाल आगे कंप्लीट करेंगे। तो नोट करके वहां तक पहुंचते हैं। पहले हमें यहाँ पर देखो ए बी दे रखा है, ये भुजा दे रखी है, इन दोनों भुजाओं का अनुपात दे रखा है। अब हमें बी सी का मान और सी डी का मान, इन दोनों में संबंध देखना है। सी डी का मान अगर हमें पता चल जाए तो हम बी सी ज्ञात कर सकते हैं और अगर बी डी का मान पता चल जाए तो हम सी डी ज्ञात कर सकते हैं। सवाल यही है ना, हमें ज्ञात क्या करना है? लड़की की छाया की लंबाई जो कि सी डी के बराबर है, ये ज्ञात करना है। इसको ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हम इसमें बी सी का मान ज्ञात कर सकते हैं, कारण क्योंकि लड़की पहले यहाँ खड़ी थी, अब वो यहाँ सी पॉइंट पे आ गई। तो ये जो दूरी है वो 1.2 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से 4 मीटर चली गई है। तो 4 सेकंड तक चला है। 4 सेकंड में ये भी सी दूरी ज्ञात हो सकती है, तो ज्ञात कर लेंगे। क्या लिखेंगे हम? हल। पहले लिखेंगे लड़की की चाल, लड़की की चाल, चाल कितनी है? 1.2 मीटर प्रति सेकंड। 4 सेकंड में तय की गई दूरी, 4 सेकंड में तय दूरी जिसको हम बी सी बोलेंगे वो कितनी होगी? दूरी बराबर होती है चाल गुणा समय। 1.2 गुणा समय 4 सेकंड है, तो बी सी का मान आ जाएगा 1.2 का 4 से गुणा 4.8 मीटर। ये आ गया बी सी। ठीक है, बी सी की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। अब इसके बाद आगे क्या करना होगा? यहां लिखेंगे हम कोण, क्योंकि कोण ए बी डी बराबर 90 डिग्री और कोण ई सी डी बराबर 90 डिग्री। और अच्छा, ऐसे ना लिख के ना, हम दोनों त्रिभुजों के नाम लिख के फिर लिखते हैं ताकि समरूपता को सिद्ध कर पाए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे दोनों त्रिभुजों के नाम, त्रिभुज ए बी डी व त्रिभुज ई सी डी में। तो पहले तो लिखेंगे कोण ए बी डी बराबर कोण ई सी डी बराबर 90 डिग्री। और दूसरा इसमें ये कोण दोनों त्रिभुजों का एक कॉमन कोण आ रहा है, तो यहां लिख देंगे कोण ए डी बी बराबर कोण ई डी सी। और आगे ब्रैकेट में लिख दो उभयनिष्ठ है ये, उभयनिष्ठ कोण, उभयनिष्ठ कोण। ये सेकेंड इसकी समीकरण हो गई। तो यहां पर कौन सी समरूपता लग गई? कोण कोण समरूपता। आगे लिखेंगे कोण कोण समरूपता से, कोण कोण समरूपता से त्रिभुज ए बी डी समरूप हो गया त्रिभुज ई सी डी। अगर ये समरूप है तो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। तो यहां लिखेंगे ए बी के बटा में ई सी बराबर होगा
बी डी के बटा में सी डी, मान बराबर होंगे ये। इसको हम आगे लेके चलते हैं अगले पेज पर। सबसे पहले यहाँ देखो ए बी का जो मान है वो हमें कितना दिया हुआ है, ए बी का मान 3.6 मीटर और इसके बटा में ई सी का मान 90 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर को हम मीटर में बदल देंगे तो ये बन जाएगा 3.6 मीटर ए बी का मान, और बटा में ई सी का मान 90 सेंटीमीटर को लिखेंगे 0.90 सेंटीमीटर में आ जाएगा ये। और इधर था क्या वैल्यू थी, इधर थी वैल्यू हमारे पास बी डी को लिखेंगे बी सी प्लस सी डी, बी सी प्लस सी डी, बी सी प्लस सी डी और बटा में सी डी। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं। ये पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर बन जाएगा 360 बटा में 90, इधर बन जाएगा बी सी का मान 4.8 प्लस सी डी और बटा में सी डी। ये स्टेप कैसे आया बच्चों, देखो यहाँ पे पॉइंट के बाद में एक अंक है, यहाँ पॉइंट के बाद में 2 अंक है, तो एक जीरो लगा दी। पॉइंट के बाद में एक जैसे अंक होने के बाद पॉइंट आपस में कट जाते हैं, तो ये ऊपर 360 बन गया, नीचे बन गया 90। बी सी का मान 4.8 था और प्लस में सी डी बटा में सी डी। अब ये हल करेंगे, 360 में भाग देंगे 90 का तो 4/1 बन जाएगा, और इधर 4.8 प्लस सी डी बटा सी डी, ये सी डी इधर जाएगा तो 4 सी डी, और इधर 1 से जब गुणा होगा तो 4.8 प्लस सी डी, सी डी एक माइनस होएगा इधर आके, 4 सी डी में से 1 सी डी माइनस बराबर 4.8, 4 सी डी में से सी डी माइनस करेंगे 3 सी डी बराबर 4.8, तो सी डी का मान आ जाएगा 4.8 बटा 3, तो सी डी का मान 1.6 मीटर। तो यहाँ पे आएगा लड़की की परछाई की लंबाई बराबर 1.6 मीटर आंसर। ठीक है, ये हमने ज्ञात कर ली है इसमें। आई होप सवाल समझ में आया है। अगला सवाल देख लेते हैं। त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी आर और क्यू आर पर क्रमशः बिंदु एस और टी इस प्रकार स्थित है कि कोण P बराबर आर टी एस, कोण P जो है वो आर टी एस के बराबर है। तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज आर पी क्यू ये वाला त्रिभुज आर टी एस त्रिभुज के समरूप है, आर टी एस के समरूप है। तो समरूपता सिद्ध करनी है, पहले हम सवाल को हल करेंगे। सिद्ध करने वाले क्वेश्चन में हल लिखेंगे इसका, और हल के अंदर हम पॉइंट बना के लिखेंगे। पहले दिया क्या गया है, दिया गया है, फर्स्ट पॉइंट हमारा ये है, दिया गया है, और हमें सिर्फ इतना ही दिया है कि कोण P बराबर कोण आर टी एस, ये दिया हुआ है। दूसरा हमने सिद्ध क्या करना है, हमने सिद्ध करना है त्रिभुज आर पी क्यू समरूप है त्रिभुज आर टी एस, दोनों को समरूप सिद्ध करना है। और इसके अब बाद में तीसरा पॉइंट इसमें उपपत्ति में हमने क्या लिखना है बच्चों, जो दो त्रिभुज हमने सिद्ध करने हैं उन्हीं को लेके चलना है, आर पी क्यू व त्रिभुज आर टी एस। इसमें हमें देखना है कि क्या क्या चीज़ें बराबर हो सकती है। तो पहला एक तो इसमें बराबर दिया हुआ ही है, ये वाला कोण। अब इस कोण को P ना लिखकर हम क्या लिखेंगे, आर पी एस लिखेंगे, कोण आर पी क्यू लिखेंगे, आर पी क्यू, कोण आर पी क्यू बराबर है कोण आर टी एस। ये हमें दिया गया है, नोट कर लिया। समीकरण पहली, ये हमारी पहली समीकरण हो गई। दूसरी समीकरण इसमें कौन सी होगी, तो आप देखो दोनों त्रिभुजों में ये वाला कोण दोनों में ही कॉमन आ रहा है, ये वाला कोण दोनों का उभयनिष्ठ कोण है। इस कोण को हम दो बार लिख देंगे, पहले ही लिखेंगे कोण पी आर क्यू, कोण पी आर क्यू, और इस कोण को इस त्रिभुज के लिए पढ़ेंगे छोटे वाले के लिए तो टी आर एस पढ़ेंगे इसे,
कोण TRS। ठीक है, जब मैंने यहाँ P लिखा तो P ये वाला पॉइंट था, इस कोण से हमने स्टार्ट करा है। इसका मतलब जो छोटे वाले त्रिभुज में ये कोण और ये कोण बराबर है, तो P और T एक दूसरे के उभयनिष्ठ मतलब ये संगत पॉइंट है। इन दोनों को हिसाब से ये लिखना पड़ता है। अब ये दोनों क्या हुए, कोण TRS, ये दोनों क्या हुए, उभयनिष्ठ कोण हो गए। क्या हुए, उभयनिष्ठ कोण। ये उभयनिष्ठ कोण है, दोनों में आ रहा है ये, तो इसका मतलब ये दूसरे ही हो गए। अब देखो, एक कोण दूसरा कोण, दो कोण बराबर हो गए, तो यहाँ लिख दोगे कोण कोण समरूपता से, कोण कोण समरूपता से त्रिभुज RPQ समरूप है त्रिभुज RTS इति सिद्धम। बहुत आसान सा था ये, आराम से आपने कर लिया होगा। ये सवाल इजी था बिल्कुल। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, छठा, जिसमें पूछा गया है दी गई आकृति में AQ और BP AB पर लंबवत है। AQ और BP इस AB पर लंबवत है। यदि AO बराबर 6 सेमी है, AO किसके बराबर है, 6 सेमी के बराबर है, BO बराबर 10 है, तथा PB बराबर 9 है, तो AQ का मान बताना है, इसका मान बताना है। तो देखो बच्चों, इस तरह के सवालों को हल करने के लिए पहले हमने इन दोनों को समरूप सिद्ध करना है। हम दोनों त्रिभुजों में देखो कोण, ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होंगे। कारण ये है कि दोनों शीर्षाभिमुख कोण है, ये दोनों कोण बराबर, ये कोण 90 डिग्री का है, ये कोण भी 90 डिग्री का है, तो ये दोनों कोण भी बराबर होंगे। बचा हुआ ये जो तीसरा कोण है, ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा, तो दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। समरूप त्रिभुजों में भुजाओं का समानुपाती वाला नियम लगेगा। तो हम पहले इसमें लिखेंगे, हम जानते इन दोनों त्रिभुजों के नाम लिख लो। त्रिभुज, इस त्रिभुज का नाम क्या लिखोगे, AOQ, त्रिभुज AOQ। व त्रिभुज, इस त्रिभुज का नाम होगा BOP, त्रिभुज BOP में, इन दोनों त्रिभुजों में हम लिखेंगे यहाँ पर कोण OAQ, कोण OAQ बराबर है कोण OBP, और दोनों कोणों की वैल्यू है 90 डिग्री, क्योंकि ये दिया हुआ है, प्रश्न में हमें दिया गया है, ये हमें दिया गया है। एक नंबर पॉइंट ये हो गया। दूसरा, इसमें ये कोण और ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे, इस कोण का नाम होगा AOQ, कोण AOQ बराबर होगा कोण BOP, BOP बराबर होंगे। कारण ये है कि ये शीर्षाभिमुख कोण है, यहाँ लिख देंगे शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, ये बताने की आवश्यकता नहीं है, तो यहाँ लिख दो लास्ट में, अतः कोण कोण समरूपता से, एंगल एंगल समरूपता से, दोनों त्रिभुज जो हमने लिए थे AOQ समरूप है त्रिभुज BOP, और अगर ये समरूप है तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। AO, तो यहाँ लिखेंगे AO के बटा में कौन सा आएगी भुजा, देखो AO भुजा ये वाली भुजा है, और इस कोण के सामने वाली भुजा हमने ली है, तो इस कोण के सामने वाली भुजा ये वाली भुजा होगी, तो यहाँ लिखेंगे BO, AO बटा BO बराबर होगा, ये वाली भुजा हमें गिवन है, इस कोण के सामने वाली भुजा BP, तो इस कोण के सामने वाली भुजा AQ, तो यहाँ लिखेंगे पहले AQ लिखेंगे ऊपर इस वाले त्रिभुज की भुजा, फिर नीचे इस वाले त्रिभुज की भुजा BP। अब इसको सोल्व करेंगे मान रखकर, AO का मान 6 है, BO का मान 10 है, AQ का मान हमने ज्ञात करना है, और BP का मान 9 है। सोल्व करेंगे, तिरछा गुणा करेंगे, ये बन जाएगा 10 AQ बराबर 6 और 9 का गुणा 54, AQ का मान आ जाएगा 54 बटा 10, 54 में 10 का भाग देंगे, AQ का मान आ जाएगा 5.4 सेमी, आंसर आ गई। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये सवाल भी यहाँ पर कंप्लीट होता है। आशा है आपको ये सवाल भी अच्छे से समझ में आया है। इसके साथ ही चैप्टर नंबर 6 के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से संबंधित आज का ये वीडियो यहीं कंप्लीट होता है। थैंक यू, बाय बाय।